हाँ साथियों, मेरा नाम विकास चौधरी और आज अपन लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कूलाम नियम या कूलाम बल बोल सकते हो आप, या स्थिर विद्युत बल, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, आपके पास आज का टॉपिक रहने वाला है स्थिर विद्युत बल। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको आप ध्यान से समझोगे। स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, स्थिर विद्युत बल नाम से पता चल रहा है कि स्थिर, स्थिर का मतलब नियत, आपको मैं पहले बता चुका हूं। और विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश, नियत आवेश। और बल आपके पास होता है फोर्स, मतलब कि नियत आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल को अपन स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और इस बल के बारे में कूलाम ने नियम दिया था, उस नियम को अपन कहेंगे कूलाम का नियम। और इस बल का कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग नाम हो जाता है कूलाम बल, से भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, कूलाम बल या कूलाम फोर्स। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास कोई दो बिंदुवत नियत आवेश होते हैं। एक आपके पास चार्ज हो गया Q1 और एक आपके पास हो गया Q2। ये देखिए निर्वात में एक दूसरे से, चार्ज Q1 Q2 निर्वात में एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर है। चार्ज Q1 Q2 निर्वात में एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर है। निर्वात मतलब कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0, जिसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर एप्सिलॉन 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, निर्वात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आपके पास कोई दो आवेश है Q1 Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य क्या लगता है? बल लगता है। उस बल को अपन स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। और इस कूलाम बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने दिए थे नियम, और उस नियम के अकॉर्डिंग कूलाम ने बताया था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल मतलब कि कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। फिर सेकंड पॉइंट में इसने बताया था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप 1/r² एक साथ बोलते हो आप, तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती 1/r²। और अगर आप डायरेक्टली r² की बात करोगे तो F r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखते हैं कि F समानुपाती है Q1 Q2 के और F समानुपाती है 1/r² के। तो अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन लिख सकते हैं कि F है वो समानुपाती है किसके? Q1 Q2, और F है वो समानुपाती किसके? 1/r² के। तो यहां से अपन अब क्या करते हैं कि समानुपाती साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। तो आपको पता ही है कि समानुपाती का चिन्ह हटाते तो हमेशा क्या आता है? एक नियतांक। और नियतांक आपके पास क्या आ जाएगा? के मतलब कूलाम नियतांक। तो आपके पास हो जाएगा K Q1 Q2/r²। ये आपके पास था कूलाम फोर्स। वापिस देख लीजिए, दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं निर्वात में, तो इनके मध्य एक बल लगता है, उस बल को अपन कूलाम बल कहते हैं। और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती फ्रॉम इक्वेशन में आ जाता है आपके पास। फिनिश, क्यों मेरे लाल बल होगा, है ना? तो अब देखिए x इज इक्वल टू आपके पास आ गया K Q1 Q2/r²। ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। जहां पे बोलोगे आप, जहां आपके पास क्या है? K कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है बच्चा 1/4 या 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट होती है न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम नियतांक होता है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और या फिर ये होते हैं आपके पास 1/4πε0। 4 आप जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन 0 आपके पास होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर। तो ये बात होगी कूलाम नीयतांक की। अब देखिए आगे अपन बात करें तो हमें पता है कि कूलाम बल या बल होता है आपके पास, वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। बल होता है सदिश राशि होती है। तो अब अपन इसका क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे, सदिश रूप। अब सदिश रूप इसका आप ध्यान से देखिए किस तरीके से लिखा जाता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर में है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर में होनी चाहिए। तो क्या मैं के ऊपर वेक्टर लगा दूं, बताओ ध्यान सोच के। आप नहीं लगा सकते आप, क्योंकि के आपके पास है कूलाम नियतांक, और नियतांक मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक संख्यात्मक मान होता है, और आप संख्यात्मक मान के ऊपर कभी वेक्टर नहीं लगा सकते, संख्याएं अदिश राशि होती हैं। फिर आगे बात करते हैं Q1 चार्ज है, तो इसके ऊपर भी अपन वेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह भी आवेश और आवेश अदिश राशि है, और ये भी आवेश है अदिश राशि है, तो इनके ऊपर तो वेक्टर नहीं आएगा। आर के ऊपर वेक्टर लगा दूं, बताओ, नहीं लगा सकते, क्योंकि आर के आपके पास क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो बच्चा हमारे इसमें से तो किसी के ऊपर वेक्टर आएगा नहीं, और इसमें वेक्टर आना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होनी चाहिए। तो फिर हमारी हेल्प करेगा एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर देखिए आपके पास क्या होता है कि इसको यदि मैं एक से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है 11th क्लास से इकाई सदिश मतलब कि वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एकांक या एक हो, उस सदिश को अपन बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई वेक्टर। तो अब देखिए आपके पास आपको एक इकाई वेक्टर माननी पड़ेगी, है ना, और उसकी आपके पास परिमाण कितना है, एक, मतलब इस एक की जगह अपन यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, इकाई सदिश यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस साइड आता हूं, कवर हो रहा ना, हाँ। तो देखिए इकाई सदिश, तो इस r के रेस्पेक्ट में मैंने ले ली एकांक सदिश, और एकांक सदिश को आपको पता है कि कैप लगा के क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मतलब एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक या यूनिट हो आपके पास, उस सदिश को अपन क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, चलो यहां पर आपके पास आ गया F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको आपने एकांक सदिश से गुणा कर दिया r कैप। अब आपके पास ये वेक्टर राशि हो गई आपके पास, मतलब सदिश क्वांटिटी हो गई, और ये पूरे का पूरा अदिश हो गया। और हमें पता है कि जब किसी सदिश की अदिश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सदिश राशि आती है। तो अब देखिए ये सदिश, ये अदिश, सदिश की अदिश से गुणा तो हमेशा सदिश राशि। देख लो भाई आप कोई भी एग्जांपल उठाकर, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको किसी अदिश से, मतलब संख्या अदिश होती है, 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आएगा 8i कैप प्लस 12j कैप प्लस 16k कैप। तो आपके पास कैसी क्वांटिटी आई, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब किसी सदिश की अदिश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो आपके पास ही इसका क्या हो गया, सदिश रूप। इसी सदिश रूप को अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकांक सदिश अपने 11th क्लास में एकांक सदिश के बारे में पढ़ चुके हैं कि एकांक सदिश होती है, इसकी वैल्यू होती है r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, मतलब सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण होता है आपके पास एकांक सदिश। अब आप r कैप की जगह यूज कर सकते हो r वेक्टर अपॉन r। तो आपके पास देखिए कंडीशन कैसे हो गई, f वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह पर लिख देंगे आर वेक्टर अपॉन आर, और आर स्क्वायर की इस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास हो जाएगा आर क्यूब। तो इसका एक वेक्टर फॉर्म ये भी आ गया आपके पास, ये भी सही है और ये भी आपके पास क्या है, सही है। तो ये हमारे पास स्थिर विद्युत बल की बात चल रही थी। सबसे पहले हम देख चुके थे कि कूलाम बल क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, ये आपके पास कूलाम नियतांक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। फिर आपने बताया कि कूलाम बल होता है, ये सदिश राशि होती है, तो इसका सदिश रूप क्या होगा, तो इसका आपके पास आपने इसका सदिश रूप लिख दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म आपने लिख चुके हो। फिर इसी में थोड़ा और आगे बढ़े अपन, तो देखिए कूलाम बल से आपके पास आ गया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर जो आपके पास अपन ग्राफ ड्रॉ करें F और R के बीच में,
तो ग्राफ कैसा आएगा, व्युत्क्रम ग्राफ। F और R के बीच में ग्राफ खींचोगे आप तो व्युत्क्रम आएगा, क्योंकि बल है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। और व्युत्क्रम ग्राफ आपको पता ही है कुछ ऐसे खींचा जाता है कि जैसे जैसे आपके पास दूरी बढ़ती जाएगी मध्य की, तो उसका फोर्स का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दूरी का मान और अधिक बढ़ाने पर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक ऐसी डिस्टेंस आपके पास प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। अगर आपको ग्राफ खींचना पड़ जाए, जैसे ये गए कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए एफ और 1/r², तो ग्राफ किस टाइप का होगा, एक बार आप ट्राई करना पूछ करके, कैसे हो सकता है भाई, ट्राई करो आप कि एफ 1/r² आ जाए। तो देखिए आप कि यहां पर आप बोलेंगे कि एफ है वो 1/r², मतलब कि 1/r² एक साथ यूज कर रहा है, तो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तो ग्राफ कैसा आएगा, समानुपाती ग्राफ आ जाएगा आपके पास। ये कंडीशन आ जाएगी, 1/r² का आपके साथ ग्राफ आ जाएगा, वो समानुपाती ग्राफ आ जाएगा। और अकेले r की बात करोगे आप तो ग्राफ आपके पास आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास बात होगी इसके ग्राफ की। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। निम्न में से सही, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे f समानुपाती 1/r, f समानुपाती 1/r³, f वेक्टर समानुपाती 1/r², f वेक्टर समानुपाती 1/r³। ट्राई करके बताइए एक बार पोज करके कि कौन सा सही हो सकता है इनमें से, विद रीजन। हमें लाल बाल गोपाल क्या हो सकता है बताना। ये तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि f है वो r² के समान व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो यहां पर तो r आ गया, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया सर। ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि f समानुपाती किसके होता है, r 1/r² के, मतलब r² के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यहां पर तो r³ की व्युत्क्रम अनुपाती आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या ये हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या लिख रखा है, वेक्टर लगा हुआ है। वेक्टर मतलब ये कौन सी राशि होगी आपके पास, सदिश राशि। तो इसके सदिश रूप की बात कर रहा है, तो सदिश रूप की बात कर रहा है, तो हाँ अगर इसके ऊपर वेक्टर नहीं होता तब ये बात इसकी सही हो जाती, पर इसके ऊपर इसने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो वेक्टर लगा दिया तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि वेक्टर लगाने के बाद में आपके पास क्या आता है, एफ वेक्टर होता है वो समानुपाती होता है 1/r³ के, अर्थात r³ के व्युत्क्रमानुपाती, ना कि r² के। तो आपके पास राइट आंसर होगा ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आगे बात करें, तो कूलाम बल होता है, इसकी रेंज की बात करें, रेंज। जैसे रेंज से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 10⁻⁻⁹ मीटर दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। ट्राई कीजिए आप एक बार पॉज करके भाई। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा भाई सपाटी, आप करोगे 2 इलेक्ट्रॉन लो सर, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपके पास होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम परिमाण के रूप में। इसका चार्ज भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। आर की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, मीटर में दे रखा है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं आपको, एम के स्पत्ति में। तो बल का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा F = K/Q1Q2/r²। इसमें आप वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, सही है। पर आपका ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तरीका आपका सही है पर आंसर आपका गलत है। तो देखिए, तो ये सारा खेल किसका है, रेंज का। तो कूलॉम बल की भी आपके पास एक क्या होती है, फिक्स रेंज होती है। उस रेंज की बात करेंगे अपन। तो वो रेंज आपके पास हो जाएगी बच्चा पार्टी 10⁻⁻15 मीटर से mm तक। मतलब कि r की जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा या इसके इक्वल हो सकती है। और कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये इसकी होती है रेंज, आप जरूर ध्यान रखना। अगर इस रेंज से आप बाहर जा रहे हो तो कूलॉम फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर आपके पास जो रेंज आती है तो वो रेंज आपके पास हो जाती है 10⁻⁻19 मीटर। मतलब कि आप 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गए, आप कम दूरी पर पहुंच गए। तो ये आप रेंज से बाहर हो गए। तो रेंज से बाहर हो गए तो आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि सर यहां पर कूलॉम फोर्स नहीं लगेगा तो अब कौन सा फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स आपके पास काम करने लग जाएगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्यों, क्योंकि हमारे पास आगे अपन नाभिक पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस होती है नाभिक, इसके आपके पास जो रेडियस होती है वो आपके पास उसकी परास होती है 10⁻⁻15 मीटर की। और इसके चारों ओर कौन लगाती है, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और आपके पास जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो आपके पास होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रेंज आपके पास यहां तक भी आ जाएगा। अगर आपके पास दोनों आवेश तो ये फोर्स लग जाएगा। पर अगर आप 10⁻⁻15 मीटर इससे कम डिस्टेंस के ऊपर आ गए तो आप कहां पर पहुंच गए, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए। और आप नाभिक की रेंज में आ गए तो वहां पर नाभिकीय बल काम करना स्टार्ट कर देता है, न कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थात इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो रेंज को भी आप ध्यान में रखिए बच्चा पार्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के अंदर। जैसे एक छोटे से न्यूमेरिकल की अपन बात करें, यदि 5 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के कोई दो आवेश निर्वात में 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत कूलॉम बल, उनके मध्य कार्यरत कूलॉम बल जैसे 20 न्यूटन है। देखिए, यदि 5 माइक्रोकूलम या 6 माइक्रोकूलम के कोई दो आवेश निर्वात में 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत कूलॉम बल 20 न्यूटन है। यदि इन आवेशों के मध्य की दूरी 10 की बजाय अपन अब की बात कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर कर दी जाए तो कूलॉम बल, नया कूलॉम बल होगा वो कितना होगा, ट्राई कीजिए आप। देखिए भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। यदि 5 माइक्रोकूलम था 6 माइक्रोकूलम के कोई दो आवेश निर्वात में 10 सेंटीमीटर, लो साहब आपके पास एक तो है 5 माइक्रोकूलम, एक आपके पास है 6 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से, मतलब r की वैल्यू उसने दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है उसको आपने F1 बोल दिया और उसकी वैल्यू उसने दे दी 20 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि इन आवेशों के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी जाए, वो आवेश चेंज नहीं कर रहा, वो केवल और केवल क्या कह रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा दोनों के बीच की। अब वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंच गया तो बल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आवेश तो आपके पास सेम हो गए, वही आपके पास 5 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। अब की बात उसने डिस्टेंस चेंज करके कर दी 5 सेंटीमीटर। तो वो आपसे बल पूछ रहा है, नया बल, उसको आपने F नाम दिया, ज्ञात कीजिए। दोनों से अपन इक्वेशन बना देते हैं।
फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया 20 इज इक्वल टू के की वैल्यू अपन रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ वैसे भी कटने वाला है, और ये 5 माइक्रोकूलम, आपके पास 6 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी आपके पास है दोनों आवेशों की 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसकी होती है स्क्वायर आर स्क्वायर होने से। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, F2 इज इक्वल टू के की वैल्यू आप यूज कर लो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 आवेश आपके पास 5 माइक्रोकूलम है, और ये आपके पास है 6 माइक्रोकूलम। वैसे आप माइक्रो की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻6, पर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में कट जाएंगे आपके पास 5 और 6, और डिस्टेंस आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वेशन सेकंड। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड में सर लेफ्ट हैंड साइड का दे दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। जैसे आपने इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट कर दिया, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट कर दी, तो आपके पास हो जाएगा F2 अपॉन 20 इज इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइडेशन करोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा जबरदस्ती, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये घूम के चला जाएगा ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा नीचे, मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻2 की स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 की स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या, सुन कर लेते हैं। F2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻4, 25 इंटू 10⁻⁻4, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपके पास कैंसिल होगा। 24 जो आपके पास 100, तो आपके पास बचा F2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4। तो F2 की वैल्यू आपके पास आ गई 80 आएगी ना, 80 न्यूटन। फोर्स आपके पास आ गया 80 न्यूटन। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो 80 न्यूटन। और वैसे भी आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य की वो डिस्टेंस क्या करा, पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब क्या हुई 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कम करा, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर ऐसे अपन कर लेंगे, चलो इसका एक सीधा सा जुगाड़ देखते हैं, क्योंकि मेरे जुगाड़ से बहुत प्यार है। देखिए दो आवेश होते हैं, इस कैलकुलेशन चलो मैं बात इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं। अपन बोल सकते हैं कि बल व दूरी की तुलनात्मक चलता है, एक छोटा सा पॉइंट, बल व दूरी की तुलनात्मक चर्चा। देखिए दो आवेश हैं Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस आपने R1 मान ली, और इस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास F1 है, और उस F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है, कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है, आवेश सेम रख रहा है, जैसे उसने डिस्टेंस अब बढ़ा दी, Q1 चार्ज सेम है, Q2 डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई R2, तो आपके पास इस कंडीशन में फोर्स भी चेंज होगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइडेशन कर दो आप, तो वही है कि इसका इसमें डिवाइडेशन करोगे तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, F1 अपॉन F2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, वही है K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या है F1 बटे F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, या फिर आप दोनों के एक साथ क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा R2 अपॉन R1 की होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला है, 5 स्टार फॉर्मूला है ना, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 5 माइक्रोकूलम था 6 माइक्रोकूलम के कोई दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पे थे, 10 सेंटीमीटर, तो प्रारंभ में देखिए वो क्या था आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो उस डिस्टेंस को आपने मान लिया R1 10 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में आपके पास जो फोर्स लग रहा था तो फोर्स था F1 इज इक्वल टू आपके पास शायद 20 न्यूटन था, 20 न्यूटन। अब कह रहा है कि यदि उनके मध्य की डिस्टेंस हाफ कर दी जाए, आधी, मतलब कि R2 कर दी उसने 5 सेंटीमीटर, तो आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो आंसर आपका 80 न्यूटन आ रहा था। देखते हैं इस फॉर्मूले से, F1 आपके पास 20, F2 आपको फाइंड आउट करना है,
R2 की वैल्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितनी है भाई 10 इंटू 10⁻⁻2 इसकी होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया बच्चा 120 अपॉन F2 इक्वल टू 25 इंटू 10⁻4 100 इंटू 10⁻⁻4, इसी कैंसिल हो गया 4। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से F2 इक्वल टू कितना आएगा 80 न्यूटन। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन। तो बल व दूरी की तुलनात्मक चर्चा इस बेस पे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कल की क्लास में अपन बात करेंगे, अभी कूलॉम बल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी कूलॉम बल में आपने देखा था सर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारे पास आ गया था, जहां पर K कूलॉम नियतांक था। इसके अपन कल अलग से बात करेंगे कि कूलॉम नियतांक आपके पास किस पर निर्भर करता है, मतलब कि किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है। अगर निर्भर करता है तो किस प्रकार से वो निर्भर करता है। यहां से आपके पास एक कूलॉम की डेफिनेशन भी निकल के आएगी, कूलॉम नियतांक का मात्रक क्या होता है, विमा कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो इसके अपन कल बात करेंगे। फिर अपने पास उसके बाद में कल ही बात की जाएगी निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी मात्रक विमा क्या होती है ना। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।